प्रिय विद्यार्थियों, व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय हिंदी साहित्य है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा ये तीसरा भाग है। 2 भाग हो चुके हैं। पहले के दोनों भाग में 25-25 प्रश्न थे। उन प्रश्नों को हमने अच्छे से विस्तृत रूप से खोल के पढ़ा है, उनका अध्ययन किया है और आपको जो पहले के प्रश्न हैं उनको देखना है तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और पहले के भाग को दी हुए लिंक पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। आपको सभी प्रश्न पढ़ने हैं। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपकी परीक्षा में आ सकता है और ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे आने वाले हैं। अतः आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना, सुनना, पढ़ना है। आपकी परीक्षाएं अभी नज़दीक हैं। जो विद्यार्थी हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है। समय कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है। अतः आप ध्यान से सुने, देखें। हो सकता है यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। और जो ये अभी हमारी साहित्य की क्लासेस चल रही हैं, ये एसटेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में जिन विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है उनके लिए स्पेशल है, खास है। उन्हीं के लिए हर रोज 25-30 प्रश्न करवाए जाएंगे। अतः आप इनको ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है जो जानकारी आपको यहाँ दी जाए वही आपकी परीक्षा में आ जाए। जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको पढ़ना है। अब जो आपके पास ये समय है, डू एंड डाई का है। ये समय आपको किसी भी तरह, किसी भी हाल में गंवाना नहीं है। कुछ करके दिखाना है, बन के दिखाना है। हर हाल में आपको एसटेट क्लियर करना है। कहीं से कोई भी प्रश्न मिले आपको उसको याद करना है, उसको समझना है, तभी आप सफल हो पाओगे। और जो मैंने आपके लिए प्रश्न तैयार किए हैं इसी बात को ध्यान में रख के किए हैं। 1 वर्ष के अथक प्रयास के बाद, कठिन मेहनत से आपके लिए ये सारे प्रश्न तैयार किए हैं। इन प्रश्नों को आप, इस सामग्री को, लिटरेचर से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित सारी जानकारी को आप पुस्तक के जरिए भी पढ़ सकते हैं। यदि आप वीडियो ना देखना चाहें, आपको पुस्तक में पढ़ना अच्छा लगता है, तो पुस्तक भी उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। लेखिका आपको पता है, आपके सामने है, उर्मिला। इस पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं 9873930334। इस नंबर के जरिए आप संपर्क करके इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। आप संपर्क करिए, पुस्तक आपको मिल जाएगी। हर विषय की जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध है, चाहे वो साहित्य का कोई भी विषय हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी है। अतः आप वीडियो ना देखना चाहें, पुस्तक पढ़ना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है तो पुस्तक से भी देख सकते हैं, अन्यथा ये वीडियो आपके लिए है ही। चलिए अब हम आगे का अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो जानकारी आपको बताई जाए उसको नोट करिएगा। प्रश्न नंबर 51, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। ये पंक्तियाँ किसकी? ये पंक्तियाँ परीक्षा में आई हुई है।
और हमें ये बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की हैं या फिर ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की या सियाराम शरण गुप्त की या जयशंकर प्रसाद की। यदि आपको पता है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। कौन सा सही है विकल्प, कै सही है, ख सही है या फिर ग या घ है, आप बताइए। मुझे अच्छा लगेगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मैं बताती हूँ। ये जो पंक्तियां हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है। अच्छा, ये मैथिली शरण की पंक्तियां हैं, ये हमें पता चल गया, लेकिन उनकी कौन सी कविता से ली गई, कौन सी रचना से ली गई है? ये भारत भारती से ली गई है। कौन सी रचना से? भारत भारती से। ठीक है, ये प्रश्न भी आ सकता है कि कहाँ से ली गई है, भारत भारती से। और भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरिओद किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावाद, द्विवेदी युग या प्रयोगवाद? हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद संपूर्ण नाम इनका। और ये कौन से युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है। अब द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, ये सारे युग कब से कब तक थे, ये भी थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे बताएंगे। हरिओद, इनका जन्म 1865 में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में हरिओद जी का जन्म। और इनकी मृत्यु 1947 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1947 में। चलिए द्विवेदी युग के बारे में बता देती हूँ। इस द्विवेदी युग का जो काल है वो 1920 से 1936 है। और हरिओद जी द्विवेदी युग के ही कवि हैं, द्विवेदी युगीन कवि हैं। प्रश्न आता है ये निम्न में से द्विवेदी युगीन कवि कौन है? विकल्प होंगे, कोई किसी युग से संबंधित होगा, हमें हरिओद जी का देखना है। तो क्या है? हरिओद जी द्विवेदी युगीन कवि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता कौन सी थी? पंचवटी, हेमंत, जय भारत, भारत भारती। सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की, हमें पता है। पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की है, हेमंत भी है, जय भारत भी है, भारत भारती भी है। पहली रचना कौन सी है, प्रथम कविता कौन सी, ये बताना है। ठीक है, जो उनकी प्रथम कविता है वो है हेमंत। ख विकल्प इसका सही है। अब देखिए पंचवटी बता देती हूँ। पंचवटी, इसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। ठीक है। जय भारत, ये 1952 में। भारत भारती के मैंने पहले बता दिया 1912 में। ठीक है, और जो हेमंत है ये इनकी पहली कविता है। आगे बढ़ते हैं। गुणवंत हेमंत किसकी है? जो अभी प्रश्न आया था, हेमंत कविता किसकी है? हेमंत, ये किसकी है? हेमंत थी मैथिली शरण गुप्त की। और अब है ये गुणवंत हेमंत। पहले भी मैंने इसके विषय में बताया था, आपको ध्यान हो पहले की वीडियो में, कि हेमंत और गुणवंत हेमंत ये कविताएं किसकी हैं, कृतियां किसकी हैं। गुणवंत हेमंत मैथिली शरण गुप्त की हो नहीं सकती क्योंकि हेमंत है मैथिली शरण गुप्त की। अब गुणवंत हेमंत किसकी है? पहले बताया था, यदि आपको ध्यान है तो आप बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। इन तीनों में से 3 बच गए। श्रीधर पाठक है, सियाराम शरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त को हमने कट कर दिया है। इन तीनों में से कौन है हेमंत, गुणवंत हेमंत का रचनाकार? जल्दी से अपना विकल्प लिखिए। क्या विकल्प सही? श्रीधर पाठक। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। कवियों का उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किसने लिखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। साकेत में घरस्ते रस की प्रधानता किसने मानी है? साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की।
और उस साकेत में जो मैथिली शरण गुप्त जी ने 1931 में लिखा था, उस साकेत में गारस्थ रस की प्रधानता कौन से विद्वान ने मानी है? डॉक्टर नागेंद्र ने मानी है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? किसने मानी है? ये प्रश्न भी आया हुआ है परीक्षा में। और ये है क्या विकल्प सही है? डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने साकेत में गारस्थ रस की प्रधानता मानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, इनके गुरु कौन थे? देखिए, मैथिली शरण के विषय में बताना चाहूंगी। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में। और 1964 में इनकी मृत्यु होगी। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, 1886 में जन्म हुआ था, 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये राम भक्त कवि थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? झांसी के चिरगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी के चिरगांव में हुआ था 1886 में। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राम भक्त कवि थे। अच्छा, इनके गुरु कौन थे, हमें ये बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, डॉक्टर नागेंद्र थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके गुरु थे, कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद मैं क्या, थोड़ा माफी चाहूंगी, मैंने जो सही विकल्प गै पे लगाया है और मैं बोल रही हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, गै विकल्प जो मैंने निशान लगाया है वही सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम पे हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम को द्विवेदी युग नामकरण हुआ है। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ही मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। गै विकल्प बिल्कुल सही है। जो मैंने पहले बोला था कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी, वो गलती से बोला गया, वो गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के गुरु है। मैंने बार बार रिपीट किया ताकि आपको ध्यान रहे। अगला है, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कम्युनिटी पे डाला था। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है, साकेत में कितने हैं, कामायनी में कितने थे? आपको पता है तो कृपया करके आप बताइएगा जल्दी से कौन सा विकल्प सही है। आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अवधेश उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। 1914 में ये लिखा गया था। ठीक है, और इसमें 17 सर्ग हैं। देखो कितनी बातें बता दी इसके विषय में, 17 सर्ग हैं। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? सर्ग यानी कि अध्याय, कितने अध्याय है कामायनी? ये भी हम पहले कम्युनिटी बॉक्स में ये प्रश्न डाल चुके हैं। कामायनी में कितने हैं? 15 सर्ग है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और 1935 में जयशंकर प्रसाद जी ने इसे लिखा था। अगला है, साकेत में सर्ग कितने हैं? ये भी हो चुका है। साकेत मैथिली शरण गुप्त 1931 में लिखा, पहले बता चुके हैं। इसमें उर्मिला का विरह वर्णन है। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है। और इसमें 12 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। अगला प्रश्न आता है, रामचरितमानस के आधार पे दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा की रामचरित चिंतामणि काव्य रचना किसकी? यानी कि रामचरित चिंतामणि ये जो रचना है ये किसकी, हमें ये बताना है। और जो रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है और इसकी भाषा भी क्या है? अवधी है, रामचरित चिंतामणि की। लेकिन है किसकी, ये बताना है। रामचरित उपाध्याय की है, या अरियोध की, या रामनरेश त्रिपाठी की, या लोचन प्रसाद पांडे की? रामचरित चिंतामणि किसकी है? रामचरित उपाध्याय की। किसने लिखी थी ये? रामचरित उपाध्याय ने। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात, ये है अति खारी। ये पंक्तियां किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन। जो ये पंक्तियां हैं ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न आता है,
निम्न कवियों को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि सबसे पहले कौन से कवि हैं, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, क्रम से बताना है सबसे पहले किसका जन्म हुआ था। अब कवि हमारे पास भारतेंदु, प्रेमधन, राधा कृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी। अब देखिए जो सारे कवि हैं ये भारतेंदु युग के कवि हैं। किसके हैं? भारतेंदु युग के, यानी कि भारतेंदु युगीन कवि है, इतना हमें पता है। अब देखना ये है कि कौन सबसे पहले आता है। पहले से ही शुरुआत करते हैं। भारतेंदु, इनका जन्म कब हुआ था? 1850 में, ठीक है। फिर है प्रेमधन दे रखा है इसमें दूसरे नंबर पे। प्रेमधन, इनका जन्म हुआ था 1855 में, ये 1855 है, ठीक है, 1855। उसके बाद राधा कृष्ण दास, इनका जन्म हुआ था 1865 में। उसके बाद नवनीत चतुर्वेदी, इनका जन्म हुआ था 1868 में, ठीक है। तो ये पहला विकल्प हमारा सही हो गया। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र है 1850, प्रेमधन 1855, राधा कृष्ण दास जो भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे ये 1865 और नवनीत चतुर्वेदी 1868। क्या विकल्प इसका सही है? ये जो मैंने सन बताए, जन्म वर्ष बताया है इन सभी कवियों का, इसको आप लिख लीजिए और इस तरह के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, ये सन आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? आधुनिक काल को वर्तमान काल, स्वतंत्रता उत्तर काल या गद्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? गद्य काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को। आगे है, मैंने पहले बताया था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, भारतीय युग, द्वितीय युग, छायावाद, इन सभी की समय सीमा क्या है वो अभी बताएंगे। तो वह अभी प्रश्न आ गए हैं, उनको हमें देखना है कौन सा जो समय सीमा है वो सही है। भारतेंदु युग कब से कब तक था, इसकी युग की समय सीमा क्या है हमें ये बताना है। विकल्प है 4, कौन सा सही है ये देखना है। पहला विकल्प है 1857 से 1900 ईस्वी, दूसरा 1850 से 1910 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1868 से 1900 ईस्वी, चौथा विकल्प 1936 से 1950 ईस्वी। तो भारतेंदु युग, इसकी जो समय सीमा क्या है बताएंगे आप? चलिए मैं बताती हूँ। भारतेंदु युग ये 1857 से 1900 ईस्वी तक चला था। पहला विकल्प सही है। क्या विकल्प सही है? भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आता है? द्वितीय युग आता है। कौन सा आता है? द्वितीय युग। अब इसकी समय सीमा क्या है? यानी कि भारतेंदु युग चला था 1857 से 1900 ईस्वी तक, यानी कि 1900 ईस्वी से प्रारंभ होगा द्वितीय युग। अब कब तक है ये? 1900 से 1920 ईस्वी तक, ठीक है, 1920 से 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। फिर है छायावाद। छायावाद कब से कब तक है देखते हैं। देखिए द्वितीय युग के बाद आता छायावाद। द्वितीय युग समाप्त होता है 1920 में, तो छायावाद प्रारंभ होगा 1920 से। तो 1920 से 1936 ईस्वी तक क्या है? छायावाद है। ख विकल्प इसका सही है। छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद, ठीक है। प्रगतिवाद कहाँ से शुरू होगा? 1936 से शुरू होगा, क्योंकि छायावाद 1936 में समाप्त हुआ है इसकी समय सीमा। तो क्या होगा? प्रगतिवाद क्या? 1936 से 1943, क्योंकि 1943 में तार सप्तक का प्रारंभ हुआ था और वहीं से प्रयोगवाद की शुरू होता है। तो 1936 से 1943 प्रगतिवाद। प्रयोगवाद क्या हो गया? 1943 से 1953 ईस्वी, ठीक है, ये प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के बाद क्या आएगा? नई कविता। नई कविता की समय सीमा कब से शुरू होगी? 1953 से, क्योंकि प्रयोगवाद की समय सीमा समाप्त होती है 1953 में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नई कविता की समय सीमा 1953 से 1990 या 1953 से 1963, या फिर गैर नई कविता की जो समय सीमा है 1953 ईस्वी के उपरांत है। क्या करना आपने 1953 के बाद की जो भी कविताएं लिखी गई वो नई कविता के अंतर्गत आती हैं। जो भी रचनाएं लिखी गई वो नई कविता के अंतर्गत आएंगी, ठीक। आपको निश्चित समय नहीं देना कि कब से कब तक थी, आपको क्या बताना? 1953 ईस्वी के उपरांत, यानी कि 1953 के बाद जो भी रचनाएं लिखेगी वो नई कविता में आती है। नई प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है? ये मैंने अभी बताया था आपको।
प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ था और किस रचना से माना गया है, ये आप मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना उत्तर लिखिए। तार सप्तक, नया तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, नई कविता, क्या विकल्प सही है? तार सप्तक। प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से माना जाता है। कब हुआ था ये भी बताया था थोड़ी देर पहले, 1943 में। और किसने किया था ये मैं पहले बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। तार सप्तक का प्रारंभ किसने किया था, संपादन किसने किया था? मुक्तिबोध ने किया था, आगे ने किया था, या रामविलास शर्मा ने, या धर्मवीर भारती ने? आगे ने किया था। किसने किया था? आगे ने किया था। अगला प्रश्न है, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ये बातें भी हमारी हो चुकी हैं। 4 तार सप्तक हुए हैं, चारों के विषय में बात कर चुके हैं कि पहले का प्रारंभ कब हुआ था, जो अभी बताया 1943 में। दूसरे का भी बताना है, तीसरे का भी बता चुके हैं और चौथे का भी बता चुके हैं। दूसरे का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। और जो तीसरा सप्तक है उसका 1959 में, जो चौथा है उसका 79 में, ठीक है। 4 सप्तक हुए हैं। अगला प्रश्न आता है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि नए हैं तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरा उत्साहवर्धन हो और आपको अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिले। अगला प्रश्न, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? अभी मैंने बताया तीसरे का कब हुआ, 1959 में। चौथे का कब हुआ था? 1979 में। 1979 इसमें दे नहीं रखा, 1971 दे रखा है। तो यहाँ जो इस विकल्प में है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 1971, ठीक है। वैसे 1979 है। आज की जो हमारी ये वीडियो है, आज के जो प्रश्न है यही समाप्त होते हैं। अगली क्लास में प्रश्न नंबर 77 से आएंगे हम। आज यही समाप्त कर रहे हैं। ज़्यादा प्रश्न करेंगे आपको याद नहीं रहेंगे, इतने अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही प्रश्न आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा और अपनी परीक्षा में सफल हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका दिन शुभ हो।